अच्छा, कल जो है वो हमने रेट इक्वेशंस जो थी उनको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, स्टिमुलेटेड के लिए भी, स्पॉन्टेनियस के लिए भी, ये सारी रेट इक्वेशन जो है वो देख ली थी। आज हमने जो है वो रिलेशन ड्राइव करना आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स के लिए। ठीक है, वही आइंस्टाइन के कोएफिशिएंट्स जो A21, B21 या B12 आपने स्टडी की हैं, उन्हीं को अब हमने ड्राइव करके जो है वो देखना है। आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स, इनकी डेरिवेशन जो है वो हमने देखनी है। तो आप कंसिडर करें कि आपके पास जो है एक 2 लेवल सिस्टम है। ठीक है, यानी कि 2 लेवल एटॉमिक सिस्टम है। कंसिडर ए 2 लेवल सिस्टम। एक 2 लेवल सिस्टम है जिसके अंदर एक ग्राउंड स्टेट होगी या लोअर एनर्जी लेवल होगा और एक हायर एनर्जी लेवल जो है वो उसका होगा। हैविंग लोअर एनर्जी स्टेट E1, जिसकी लोअर एनर्जी स्टेट जो है वो E1 है, और हायर एनर्जी स्टेट जो है एंड हायर एनर्जी स्टेट इज E2। ये वाला फैन ऑन कर दो उधर से, इज E2। ठीक है, और जो हायर एनर्जी स्टेट है वो आपके पास क्या है, वो E2 है। अब इनकी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस क्या होंगी, N1 और N2। द पॉपुलेशंस of these levels are N1 and N2, और इनकी पॉपुलेशंस जो हैं वो N1 और N2 हैं रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये आइंस्टाइन के कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो सिस्टम ले रहे हैं वो कौन सा सिस्टम ले रहे हैं, 2 लेवल का सिस्टम ले रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर अगर इसकी फिगर बनाऊँ तो ये मेरे पास जो है ये क्या है, ये एनर्जी स्टेट E1 है और ये मेरे पास एनर्जी स्टेट E2 है। यहाँ पर पॉपुलेशन N1 है, यहाँ पर पॉपुलेशन N2 है, और इसको आपने कोई एनर्जी E जो है वो प्रोवाइड की हुई है। तो अगर इधर मेरे पास 1 2 3 4 5 एटम्स हैं और इधर 2 हैं। ठीक है, ये फिगर 1 है। ये क्या दिखा रही है आपको, 2 लेवल सिस्टम। क्या क्या, ओ सॉरी, यस यू आर राइट, एंड 2। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम है, 2 लेवल सिस्टम है, और इस 2 लेवल सिस्टम के लिए अब हमने आइंस्टाइन के कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको कैलकुलेट करना है। अब जो मीन पॉपुलेशन है N1 और N2 की, द मीन पॉपुलेशन, यानी कि एवरेज अगर ले लें आप उस पॉपुलेशन की ऑफ एटम्स N1 एंड N2। ठीक है, जो मीन पॉपुलेशन है 2 एटम्स की, N1 और N2 की, इन द लोअर एनर्जी स्टेट, निचले एनर्जी स्टेट के अंदर। लोअर एनर्जी स्टेट कौन सी है, E1। इन द लोअर एनर्जी स्टेट E1 एंड हायर एनर्जी स्टेट E2।
यानी कि E1 और E2 के अंदर जो मीन पॉपुलेशन है इन एटम्स की, जो कि किसके अंदर है, N1 और N2 के अंदर है, मस्ट रिमेन कांस्टेंट अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, मस्ट रिमेन कांस्टेंट अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इनको कांस्टेंट रहना चाहिए। हमने ये पहले बात पढ़ी है कि ये कांस्टेंट ही रहती हैं अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। जब आपने थर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था वो यही था कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम होता है तो ये जो पॉपुलेशन पहले से मौजूद होती है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। चेंज तो तब आती है कि जब आप कोई एनर्जी जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, निचले से उठाकर ऊपर वाले लेवल में जाए या ऊपर से उठाकर नीचे वाले लेवल में ले आए। ठीक है, तो अब जो थर्मल कंडीशन है उसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन, अच्छा थर्मल कंडीशन से पहले आप देखें जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, जो आपकी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हो रही हैं फ्रॉम E2 से E1 की तरफ, ये बराबर है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम E1 टू E2, यानी कि E1 से E2 में जितनी ट्रांजिशन हो रही हैं और जितनी E2 से E1 में ट्रांजिशन हो रही हैं उसके अंदर ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन बराबर होंगी। कब? जब आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम हो। जब थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन के केस, यानी कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम, ये पहले भी मैंने पूरा पढ़ाया है उसको, थर्मल इक्विलिब्रियम को, कि उसके अंदर जो है कोई चेंज नहीं आ रही ट्रांजिशन के अंदर, जितनी ऊपर हो रही हैं उतनी ही नीचे हो रही हैं, तो इसमें इट रिमेन्स कांस्टेंट इनवेरिएंट, इसके अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं आ रही। तो अब जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम ऑब्जॉर्व करते हैं फोटॉन्स पर यूनिट पर सेकंड, यानी कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है कि इतनी ट्रांजिशन और इतनी ट्रांजिशन, इस इक्वेशन के मुताबिक अगर इस इक्वेशन को हम देखें, आप इसको कह दें कि जी ये कोई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम, बल्कि आप इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। ठीक है, ये एक इक्वेशन नंबर ए है। तो द इक्वेशन ए शोज, अब ये इक्वेशन ए क्या शो कर रही है कि दैट द नंबर, ये जो नंबर है आपके पास ऑफ एटम्स ऑब्जॉर्बिंग, जो कि ऑब्जॉर्व कर रहे हैं फोटॉन्स पर सेकेंड, जिन फोटॉन्स को नंबर ऑफ एटम्स ऑब्जॉर्व कर रहे हैं पर सेकेंड, एक सेकंड में जितने फोटॉन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑब्जॉर्व कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ एटम्स emitting
फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितने ऑब्जर्व कर रहे हैं उतने ही अमिट कर रहे हैं। तो फिर ये कौन सी कंडीशन हुई? दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, इट इज ए स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो ये मेरे पास स्टेडी स्टेट कंडीशन जो है वो आ जाएगी। अब कल हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि आर ए बी दैट इज इक्वल टू आर एस पी प्लस आर एस टी। रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ये कल इक्वेशन हमने देखी थी। इसके अंदर अब इनकी वैल्यूज़ को अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आएगा B12 रो ऑफ न्यू N1 A21 N2 प्लस B21 रो ऑफ न्यू N2। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर A12 जो है ये कोएफिशिएंट है फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, B12 आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है अब्जॉर्प्शन के लिए, और B21 आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है किसके लिए? स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। ये सारे तीनों क्या आ रहे हैं इसके अंदर? आइंस्टाइन के कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं और ये कोएफिशिएंट्स हमने कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे इस पे जो आ रहा है वो है हमारे पास A21 आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है आपके पास फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। दूसरा B12, ठीक है, B12 ये भी आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है फॉर अब्जॉर्प्शन। इसी तरह B21 भी ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास कोई इक्वेशन बी है। अब इस इक्वेशन बी को अगर आप रीअरेंज करें तो मैं रो ऑफ न्यू को कॉमन निकाल लूं तो अंदर मेरे पास आ जाएगा B12 N1 माइनस B21 N2 दैट इज इक्वल टू A21 N2। यहाँ से अब आप रो ऑफ न्यू कॉमन निकाला, B12 को कॉमन निकाल लें तो अंदर आ जाएगा N1 माइनस B21 ओवर B12 N2। A21 N2। ठीक है, अब यहां से अगर N2 को मैं इस तरफ ले आऊं और B12 को इस तरफ ले जाऊं, ठीक है, तो ये आ जाएगा रो न्यू N1 ओवर N2 माइनस B21 B12 N2 ओवर N1 सॉरी N2 ओवर N2 और A21 डिवाइडेड बाई
V12। इसको मैं कह देता हूं दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई। तो ये जो दोनों हैं ये तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे काट दें, इसको हम ऐसे ही इस इक्वेशन नंबर 1 को लिख दें। अब जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का रिलेशन है या लॉ रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ एटम्स के लिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर रिलेटिव पॉपुलेशन, जो कि रिलेटिव पॉपुलेशन के लिए है, ऑफ आइटम्स गिव्स। अब इस लॉ से आपको क्या मिलेगा कि N1 ओवर N2, ये जो रिलेटिव पॉपुलेशन है ये बराबर है EH न्यू ओवर KT के। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये फार्मूला आपको मैं पहले लिखवा चुका हूं रिलेटिव पॉपुलेशन का। H न्यू क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी है, और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। अब इक्वेशन 2 को पुट करें इक्वेशन 1 में। पुट इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, यानी कि इस 2 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें। यहां पर ये N1 ओवर N2 आपके पास आ रहा है। ये देखें इक्वेशन 1 के अंदर ये क्या चीज़ आ रही है, N1 ओवर N2। इसको सब्स्टिट्यूट करें तो रो ऑफ न्यू इंटू ई की पावर H न्यू ओवर KT माइनस B21 ओवर B12 ब्रैकेट क्लोज A21 डिवाइड बाई B12। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 3 है। मैंने क्या किया, सिर्फ यहां पर N1 ओवर N2 की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ से आ रही है। अब स्टिमुलेटेड एमिशन जो होता है ये क्या होती है, ये इन्वर्टेड अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, द स्टिमुलेटेड एमिशन इज द इन्वर्टेड अब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एमिशन जो है ये इन्वर्टेड अब्जॉर्प्शन जो होती है, लिहाजा हेंस B21 इज इक्वल टू B12। तो B21 जो है ये B12 के बराबर होगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ये आपके पास आ जाएगी। अब इसका मतलब है इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि जो अब्जॉर्प्शन और एमिशन के कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, वो एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। इस इक्वेशन 4 से ये पता लगा, अब्जॉर्प्शन और एमिशन, ये एमिशन का, ये अब्जॉर्प्शन, ये दोनों कोएफिशिएंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इस इक्वेशन नंबर 4 से
आपको ये पता करना है। The equation 4 shows that coefficients of absorption and emission are equal to each other. ये एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर एमिशन की जगह स्टिमुलेटेड भी डाल लें कि ये स्पॉन्टेनियस से मिक्स ना हो। स्टिमुलेटेड एमिशन और इसके कोएफिशिएंट एक दूसरे से जो है वो क्या है, वो बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है अपवर्ड ट्रांजिशन की वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी जो डाउनवर्ड ट्रांजिशन है जब दो लेवल सिस्टम को आप किसी रेडिएशन फील्ड के अंदर रखते हैं। यानी कि जितनी ट्रांजिशन नीचे से ऊपर वाले लेवल में हो सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी ऊपर से नीचे वाले लेवल में जो ट्रांजिशन हो सकती है उसकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इट मीन्स, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है फॉर एन अपवर्ड, यानी कि अब्जॉर्प्शन के लिए ट्रांजिशन is equal to the probability of downward transition, यानी कि stimulated emission। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। तो ये जो है ये क्या होंगी, ये एक दूसरे के बराबर होंगी। व्हेन टू लेवल सिस्टम, जब दो लेवल सिस्टम को आपने प्लेस किया हुआ है कहाँ पर, इज प्लेस्ड इन द रेडिएशन फील्ड। रेडिएशन फील्ड के अंदर, तो ये आपका एनर्जी किस चीज़ की है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन फील्ड। इस टू लेवल सिस्टम को आपने जो रेडिएशन फील्ड है उसके अंदर प्लेस किया हुआ है और अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड जा रहा है तो अब्जॉर्प्शन हो रही है, डाउनवर्ड आ रहा है तो एमिशन हो रही है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। कब, जब स्टेडी स्टेट कंडीशन है और थर्मल इक्विलिब्रियम है, उस केस के अंदर। अब इक्वेशन 4 जो है इसको 3 के अंदर पुट करें। पुट 4 into 3, तो 4 को 3 में पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रो न्यू इंटू ई की पावर एच न्यू ओवर के टी माइनस B12 ओवर B12 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू A21
डिवाइडेड बाई V12। ठीक है, मैंने क्या किया है, ये V12 आप क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये एक दूसरे से कैंसल कर जाएंगे, और जब कैंसल कर जाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, यू विल हैव रो ऑफ न्यू इंटू ई की पावर एच न्यू ओवर के टी माइनस 1 इज इक्वल टू A21 ओवर B12। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई, A21 ओवर B12। नो, अब जो सिस्टम है ये रिलीज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू मेंटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जब आप इसको एक्साइट कर रहे हैं या इसको डी एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन कर रहा है या एमिशन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इस सिस्टम के अंदर से रेडिएशंस निकलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनको हम फोटॉन का नाम भी देते हैं। तो वो रेडिएशंस क्यों निकलेंगी, ताकि थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। जितनी एनर्जी दी उतनी एनर्जी निकाल दी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज कंजर्व देन इट मीन दैट थर्मल इक्विलिब्रियम इज आल्सो मेंटेनिंग इन दिस सिस्टम। तो चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो मेंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर जो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है वो भी मेंटेन हो रहा है। So now we can say that कि जो आपके पास सिस्टम है, the system must release एनर्जी। सिस्टम ने हर सूरत में एनर्जी को रिलीज करना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में हर सूरत में इसने एनर्जी को रिलीज करना है टू मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम जो है उसको मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर इस कंडीशन को मीट करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इट मस्ट बी लाइक द रेडिएशंस विच आर एमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी। ये बिल्कुल उस तरह की रेडिएशंस होनी चाहिए जो कि ब्लैक बॉडी में से एमिट होती हैं। ब्लैक बॉडी क्या है, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी द आइडियल रेडिएटर। ये भी यहाँ पर आप कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग द आइडियल स्टेट। तो फिर वो जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं वो बिल्कुल उस स्पेक्ट्रम को फॉलो करना चाहिए कि जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में से स्पेक्ट्रम निकलता है। तो द कंडीशन कब, जब थर्मल इक्विलिब्रियम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, द कंडीशन रिक्वायर। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपको रिक्वायर है दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है मस्ट बी आइडेंटिकल टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं उसकी तरह की। तो जो प्लांक लॉ है फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
द प्लांक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वो प्लांक लॉ आप देखें ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, वो क्या है कि रो ऑफ न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब 1 ओवर ई की पावर एच न्यू ओवर के टी माइनस 1। दिस इज प्लांक लॉ। अब इसके अंदर से आप रो न्यू एच न्यू के टी माइनस 1 की वैल्यू निकालें, यानी कि इसको इस तरफ ले हैं, तो ये क्या हो जाएगा रो न्यू। ये जब मैं ब्लैक बॉडी को पढ़ाऊंगा ना डिटेल के साथ, तो उसमें ये मैं आपको बता दूंगा ये रिलेशन। ये वैसे आपने प्रूव किया हुआ है, लेकिन ये मैंने और फॉर्म में लिखा है, और फॉर्म में आपने किया हुआ है। इसको मैं अब जब मैं इधर पढ़ाऊंगा लेज़र के अंदर, तो उसको लेज़र के फॉर्म के अंदर आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो रो न्यू जो है वो ई की पावर एच न्यू ओवर के टी माइनस 1 के बराबर होगा, और ये होगा 8 पाई एच न्यू क्यूब। इसको मैं कह देता हूं कि दैट इज इक्वेशन नंबर 6। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है आपके पास, एक मिनट, एक चीज़ मैं छोड़ गया हूँ यहाँ पर, म्यू क्यूब इधर आना था एन क्यूब ओवर सी क्यूब, ठीक है। इसमें इजाफा कर लें एन क्यूब ओवर सी क्यूब, तो इधर भी इसके साथ आएगा एन क्यूब ओवर सी क्यूब, ठीक है। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहां पर वेयर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन जो है वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और सी जो है वो लाइट की वेलोसिटी है। अब आप कंपेयर करें इक्वेशन 5 एंड 6 को, कंपेयर इक्वेशन 5 एंड 6। इक्वेशन 5 और 6 जो है इसको कंपेयर करें, यानी कि इस इक्वेशन को, और जो पीछे हमने 5 इक्वेशन लिखी थी ये वाली मिटाई नहीं है, ये लिखी हुई है, इन दोनों को, इधर भी ये वैल्यू है उधर भी ये वैल्यू है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास A21 डिवाइडेड बाई B12 इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब एन क्यूब ओवर सी क्यूब। वो दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वेट होंगी। अब यहां से ये जो इक्वेशन है इसको मैं कहता हूं कि ये कोई कैपिटल सी इक्वेशन जो है ये आपके पास आ गई। ठीक है, ये कैपिटल सी इक्वेशन आ गई। तो दिस रिलेशन शोज, अब ये रिलेशन जो है ये आपको क्या शो कर रहा है, दैट रेशो ऑफ कोएफिशिएंट्स, कि जो रेशियो है आपके पास कोएफिशिएंट्स की ऑफ स्पॉन्टेनियस
एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन की और एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि ये स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन की रेशो आ रही है इज प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये थर्ड पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये थर्ड पावर ही आ रही है ना, ठीक है। ये 8πh तो कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट, ये तो सारे कांस्टेंट हैं। सिर्फ बीच में कौन सी चीज़ है, फ्रीक्वेंसी की थर्ड पावर जो है उसके प्रोपोर्शनल आ रही है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन आपने उसके ऊपर फॉल डाउन की है। इसीलिए जो आपके पास हायर फ्रिक्वेंसी रेंज की रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसे एक्स रेज हैं और गैमा रेज हैं, इनसे लेजिंग जो है उसको हासिल करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो कम फ्रिक्वेंसी की होती हैं, यानी कि विजिबल में आ गई, इंफ्रारेड के अंदर आ गई, अल्ट्रावायलेट के अंदर आ गई, उनसे आप लेजिंग जो है उसको चेक कर सकते हैं। तो दिस इज वाई इट इज डिफिकल्ट to achieve laser action in the ranges such as X-rays, क्योंकि X-rays हायर एनर्जी पर लेजिंग को डिस्कस करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेशो आ रही है स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड की, ये प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की थर्ड पावर की। अब यहाँ पर यही जो इक्वेशन नंबर 6 है, इसमें से अगर मैं A21 को निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 8πh न्यू क्यूब n क्यूब ओवर c क्यूब B12। इसको क्या कहता हूँ मैं, ये इक्वेशन नंबर 7 है। अब ये रिलेशन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट A को आइंस्टाइन कोएफिशिएंट B के साथ रिलेट करता है। दिस रिलेशन रिलेट आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स A and B। ठीक है जी। तो ये अब हमने यहाँ पर ये जो आइंस्टाइन के कोएफिशिएंट्स थे उनको कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर लेक्चर को एंड करता हूँ। कल फिर मैं कंडीशन फॉर हाई स्टिमुलेटेड एमिशन इसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए उसको स्टडी करेंगे।